हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज इम्प्रूवमेंट स्टडी पॉइंट। ओके, तो हम कहाँ तक आए थे? हम मैग्नेटिक मटेरियल हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर हम पैरा मैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर तक हम रुक गए थे। ओके, तो इसके पहले का लेक्चर अगर हम थोड़ा रिकॉल कर सकते हैं तो करेंगे। क्या सिखाया था मैंने? मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, रिपेल होते हैं या फिर कोई तो बिहेवियर शो करते हैं, उसको बोलेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स। उसके अंदर हमने 3 टाइप देखे थे। फर्स्ट वाला क्या था? डायमैग्नेटिक, सेकंड वाला था पैरामैग्नेटिक और थर्ड वाला था फेरोमैग्नेटिक। ओके, तो फर्स्ट वाला हमारे यहाँ कंप्लीट हो चुका है। ये मैग्नेटिक मटेरियल के टाइप है। फर्स्ट वाला कंप्लीट हो चुका है। डायमैग्नेटिज्म, जिसको हमने लास्ट में प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया था? डायमैग्नेटिज्म। तो डायमैग्नेटिज्म हमारे से कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम पैरामैग्नेटिज्म के ऊपर जाएंगे। तो लेट्स सी क्या है पैरामैग्नेटिज्म। लास्ट में हमें ये याद रखना है बस कि मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स जो मैग्नेट के नजदीक जाने के बाद कुछ बिहेवियर शो करते हैं। फिर वो अट्रैक्शन का हो सकता है, रिपल्शन का हो सकता है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है या फिर वीक हो सकता है। वो हमें एग्जामाइन करना है। वो एग्जामाइन करने के बाद हमने 3 टाइप निकाले। फर्स्ट वाला हमारा टाइप हो चुका है, सेकंड वाले टाइप पे हम जाएंगे। तो उस टाइप का नाम है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स नाम सुनने के बाद आपको डेफिनेशन की याद आई, और डेफिनेशन बाय डेफिनेशन अगर हम पढ़ सकते हैं तो डेफिनेशन क्या है? द सब्सटेंस व्हिच आर वीकली अट्रैक्ट, वीकली व्हाट? अट्रैक्ट बाय मैग्नेट। ऐसे सब्सटेंस जो वीकली अट्रैक्ट होते हैं, किससे? मैग्नेट से, उसको हम क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इसका बेसिक एक नॉलेज आपको होना चाहिए। मैग्नेट के नजदीक ले जाने के बाद ऐसे कुछ सब्सटेंस हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल जो भी उसका एग्जाम्पल्स होंगे, वो सब्सटेंस अगर हम लेके जाते हैं मैग्नेट के नजदीक तो हमें क्या देखने मिलता है? वीकली अट्रैक्शन। क्या देखने मिलता है? वीकली अट्रैक्शन। उसको क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। उसके सेकंड पॉइंट के ऊपर आते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, लास्ट पॉइंट हमारा डायमैग्नेटिज्म के अंदर क्या था? मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या होता? मैग्नेटिक मूवमेंट। तो अगर मान लो मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल्स के थ्रू बताना चाहता हूं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर हमारे पास 3 बॉक्सेस है, कंडीशन ए, कंडीशन बी और कंडीशन सी। ओके, रैंडमली घूमने वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर कोई पैरामैग्नेटिक हमारे पास सब्सटेंस है, उसके अंदर रहने वाले रैंडमली घूमने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, अगर डायमैग्नेटिज्म की बात की जाए तो उसके अंदर रैंडमली घूमने वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे क्या? नहीं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 थे। दैट्स व्हाई वो क्या थे? डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। अब यहाँ पर एक ऐसी कंसेप्ट आती है पैरामैग्नेटिक की, जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है लेकिन कम मात्रा में, ज्यादा मात्रा में क्या नहीं है, लेकिन कम मात्रा में। तो जब वो हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लेते हैं जिसके पास हम नो एक्सटर्नल, थोड़ा हैंड राइटिंग बड़ी निकालता हूं मैं, नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वहां पर लगाते हैं क्या? नहीं, एज इट इज सब्सटेंस को अगर देखते हैं, उसके अंदर के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कैसे रैंडमली घूमते हैं इधर से उधर, उसके वेलोसिटी v के साथ, वेलोसिटी v के साथ, जिसको कुछ लेना देना है क्या? नहीं, एक पर्टिकुलर सेम डायरेक्शन है क्या? नहीं। जब हम क्या करते हैं? नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तब कुछ देर के बाद मैं क्या करता हूँ? वीक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूँ। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड? वीक, थोड़ी ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूँ। तो मुझे देखने मिलता है कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनको डायरेक्शन मिल जाती है, और कुछ है जो फिर से रैंडमली घूमते हैं। देन थर्ड कंडीशन में ऐसा करता हूँ मैं, स्ट्रॉन्ग, कैसी? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूँ उस सब्सटेंस के ऊपर। तो मुझे क्या देखने मिलता है कि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। कौन सी डायरेक्शन अंदर? सेम डायरेक्शन के अंदर। दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट। तो यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट का मीनिंग वही है, व्हेन देयर इज अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियरली सुन लो मैं क्या बता रहा हूँ। व्हेन देयर इज अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज 0। नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज 0। जैसे कि कंडीशन ए के अंदर बताया गया, यहाँ पर अब्सेंस है, नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना है? 0 है। कितना है? 0। तो यही बताने की कोशिश कर रहा था। जब वीक दिया तो ऐसा दिखने मिला, और स्ट्रॉन्ग दिया तो गेट मैग्नेटाइज हो गया। क्या हो गया? वो सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो गया। सेकंड पॉइंट का एक्सप्लेनेशन समझ में आया। ओके, थर्ड पॉइंट के ऊपर जाते हैं। थर्ड पॉइंट का कुछ ऐसा कहना है, इन 1895 पेरी क्यूरी नामक एक साइंटिस्ट था। उसने क्या है कि ये सब ऑब्जर्वेशन कर लिया। उसने ऐसा ऑब्जर्व किया कि मैग्नेटाइजेशन, जो कि हमने पढ़ लिया उस दिन, नेट वॉल्यूम अपॉन एमनेट अपॉन वॉल्यूम,
नेट मैग्नेटाइजेशन इज प्रोपोर्शनल, इज व्हाट, प्रोपोर्शनल टू द फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। पेरी क्यूरी नामक एक साइंटिस्ट था जिसने पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की स्टडी की, और स्टडी करते समय उसको कुछ ऐसी चीजें ऑब्जर्व करने मिली कि उसे ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि जो एमजेड है, एमजेड माने क्या, मैग्नेटिक मैग्नेटाइजेशन, क्या है, मैग्नेटाइजेशन, वो क्या है, प्रोपोर्शनली। कैसा प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके साथ, फील्ड के साथ। किसके साथ, फील्ड। फील्ड कौन सी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, डिनोटेड बाय बी, डिनोटेड बाय बी। तो उसे ऐसा लगा, ध्यान में आया कि mz इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b वेक्टर, इसमें कोई डाउट, ऐसा वो बोला। और बाद में बोला एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, mz इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t। ऐसा बोलने के बाद उसने एक लॉ दिया, उस लॉ को बोलते क्यूरीज लॉ। कौन सा लॉ, क्यूरीज लॉ, जो कि मैं आपको आगे बताता हूँ। दोनों को इक्वेट करके मैं ऐसा लिख सकता हूँ, mz इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b वेक्टर अपॉन t। मैं प्रोपोर्शनलिटी हटा देता हूँ, c अप्लाई करता हूँ, b वेक्टर बाय t। थोड़ा नीचे लिखने की कोशिश करेंगे अपन, mz is equals to c into b vector by t, where is c is what, c is Curie's constant, what, Curie's constant, c is what, Curie's constant, okay। उसके बाद हम जाते हैं, we know b is what, b vector is mu 0 h। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी क्या होती है, बढ़ती है। ये हमें पिछले लेक्चर के अंदर मिला था। चलो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो mz हमें मिलता है c इंटू म्यू 0 h अपॉन टी, c इज इक्वल टू म्यू 0 h अपॉन टी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये h है ना, h मल्टीप्लीकेशन का h को नीचे भेज देता हूँ, तो mz डिवाइडेड बाय h। इसमें कुछ थोड़ा बेसिक गणित यूज किया, कुछ ज़्यादा ही गणित का आपने यूज कर रहे हैं, क्या फॉर्मूले के साथ हम खेल रहे हैं। तो हमें मिलता है c इंटू म्यू 0 अपॉन टी, c इंटू म्यू 0 अपॉन टी। तो m अपॉन ये हमें इक्वेशन मिलती है, इक्वेशन मिली। जब हम ये इक्वेशन को देखते हैं मुझे कुछ याद आया, mz डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू xi, मैग्नेटिक सस्कैपिटिबिलिटी, मैग्नेटिक सस्कैपिटिबिलिटी। इसको मैं यहाँ पर xi के लिए पुट करता हूँ, देयरफॉर xi इज इक्वल टू c इंटू म्यू 0 डिवाइडेड बाय t, ओके। और एक इक्वेशन मिल गई, फर्स्ट वाला इक्वेशन, सेकंड वाला इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को साथ में देखो। उसके बाद इस इक्वेशन को देखने के बाद मुझे क्या फील होता है कि c भी कांस्टेंट है और एब्सोल्यूट परमेबिलिटी भी क्या है, कांस्टेंट है, बट t कांस्टेंट है क्या, नहीं। इसके ऊपर से मैं स्टेटमेंट बनाता हूँ, xi इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, विच टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो xi इज व्हाट, मैग्नेटिक सस्कैपिटिबिलिटी, मैग्नेटिक सस्कैपिटिबिलिटी। यही है क्यूरीज लॉ, क्या है, क्यूरीज लॉ। तो इसमें से हमें ये समझ में आता है क्या, पेरी क्यूरी ने ऑब्जर्व किया था, क्या ऑब्जर्व किया था, मैग्नेटाइजेशन क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ। उसके बाद उसके हमने ये सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलता है, xi इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आल्सो, ओके। तो ये क्यूरीज कांस्टेंट था, c वाज क्यूरीज कांस्टेंट। बाकी तो हमने बेसिक वैल्यूज पुट करके लिया। ये दो इक्वेशन थे, दोनों को इक्वेट किया। इक्वेट करने के बाद हमने इस कांस्टेंट अप्लाई किया। कांस्टेंट अप्लाई करने के बाद b की वैल्यू गिवन थी हमारे पास, पिछले लेक्चर के अंदर हमने सॉल्व किया था। वो वैल्यू पुट करने के बाद h को नीचे डिवाइडेशन में डाला, m बाय h मिला, m बाय h व्हाट, xi इज व्हाट, मैग्नेटिक सस्कैपिटिबिलिटी, और cq अपॉन t, और ये हमें क्यूरीज लॉ हमें गिवन होता है, ओके। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं थी। ये दो पॉइंट आपको लिखना जरूरी है, और ये छोटा सा डेरिवेशन मानो या छोटा सा फॉर्मुलेशन बोल सकते या लॉ भी बोल सकते, जो है वो ये आपको लिखना आना चाहिए। ये किसके बारे में था, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में, ओके। यहाँ तक आप अपन को समझ में आ गया सब। इसके आगे कंसेप्ट कैसी है, जो मटेरियल्स से पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, इसके ऊपर थोड़ी हमने और स्टडी की मैंने क्या किया, एक यू शेप ट्यूब लिया, ओके। वो यू शेप ट्यूब के अंदर मैंने क्या किया, पैरामैग्नेटिक लिक्विड प्लेस किया, पैरामैग्नेटिक लिक्विड, मतलब इस यू शेप ट्यूब के अंदर हमने पैरामैग्नेटिक लिक्विड लिया, उसको उसके अंदर प्लेस किया। हमने कुछ ऑब्जर्व किया, यहाँ पर मैंने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को अप्लाई किया, NS, क्या अप्लाई किया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। एक ही बार के ऊपर, एक ही उसके कॉलम के ऊपर हमने क्या अप्लाई किया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। तो ऐसा ऑब्जर्व देखने में आया, ये पूरा जो वाटर है ये साइड आ गया, कौन से साइड, जो साइड मैग्नेट, मतलब यहाँ पर हमें एक वीकली अट्रैक्शन देखने मिला, और ये अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। अट्रैक्शन करने वाले लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक लिक्विड। एक पॉइंट है, आपको पॉइंट बताने का काम था अपना, अपन ने बता दिया, इसमें कोई नई बात नहीं है, बहुत बेसिक वाला पॉइंट था। ये भी एक पॉइंट आप लिख सकते हो लिक्विड के बारे में। अगर एग्जांपल की बात की जाए तो एग्जांपल में आप लिख सकते हो, इट इज लिथियम
लिथियम, MnSO4, N इज नंबर, कोई भी साल्ट आ सकता है इसके अंदर, सॉल्ट्स। और एग्जांपल अगर बात की जाए H2O भी इसके अंदर आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितने आपको गिवन है इतने मैंने आपको बता दिया। एग्जांपल्स तो ये हो गए, पैरामैग्नेटिक लिक्विड ये हो गया, और बाकी आपको क्यूरीज लॉ भी समझ में आ गया, इसमें कोई नई बात नहीं थी। अगर कुछ समझ में नहीं आता है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट बोल सकते हो, एक आधा क्वेश्चन हो सकता है। बाकी पैरामैग्नेटिक के बारे में अगर पूछा गया हो तो आप इतना लिख सकते हो, इतना सफिशिएंट है। ओके, थैंक यू सो मच।